जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल धाम ऐप पर। हम पढ़ रहे हैं पदार्थ और अणु की संरचना के बारे में, जिसमें हम इस फोर्थ पार्ट में हम अध्ययन करेंगे कि पदार्थ और अणु के बारे में। अब हम बात कर रहे थे कि गुरुकुल धाम ऐप पर आपको मात्र 299 रुपये में आपको संपूर्ण सामान्य विज्ञान या सामान्य जनरल साइंस के बारे में आपको संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा, जो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार की परीक्षाओं के बारे में हो। तो आप हमारे गुरुकुल धाम ऐप को इंस्टॉल कीजिए और उसके ऊपर आप पढ़ने का अच्छी तरह से आनंद लें। जी दोस्तों, अब हम बात कर रहे थे इसी पार्ट के अंतर्गत आगे कि मिश्रण की बात कर रहे थे। हम मिश्रण में हम देख रहे थे कि मैटर या पदार्थ या द्रव्य, इसको हमने पहले भी शुरुआत में हम थोड़ा सा अध्ययन किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अशुद्ध मिश्रण और शुद्ध मिश्रण क्या होते हैं, इसके बारे में हमने देखा था। अब आज हम बात करेंगे कि पदार्थ या मैटर द्रव्य को शुद्ध पदार्थ या हम कह सकते हैं प्योर मैटर, और दूसरा अशुद्ध पदार्थ इम्प्योर मैटर, जिनके बारे में हमने बात की थी कि प्योर मैटर को हम आगे कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं और इम्प्योर मैटर को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्योर और इम्प्योर का मतलब होता है कि उसके संगठन के आधार पर हम उनकी बातें करते हैं कि उनमें संगठन एक जैसा है या अलग अलग है। प्योर का मतलब था कि उनमें संगठन क्या था, एक जैसा था, और इम्प्योर का मतलब था कि उसमें संगठन क्या था, अलग अलग होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ होता है, उसमें तत्व या यौगिक कंपाउंड दो भागों में बांट सकते हैं। अब बात ये रहती है कि हम तत्व बोलते हैं, एटम बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, या जैसे हम बात करते हैं कि समांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण, तो आपको साथ साथ इनको इंग्लिश में भी वर्ड को ध्यान रखना है कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। यदि हम बात करें कि शुद्ध पदार्थ होता है, उसमें यदि हम देखते हैं कि तत्व या एलिमेंट को हम देखते हैं कि उनको हम सामान्यतः उनको तोड़ नहीं सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि तत्व में सामान्यतः तोड़ा नहीं जा सकता, जैसे कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, और जैसे आपके पास कोई यदि कोई धातु है कॉपर की, यानी मतलब तांबा हो गया, तो यदि वो आपके पास है तो आप उसको साधारणतः रूप में तोड़ नहीं सकते। जैसे दूसरी बात आती है कि शुद्ध पदार्थों में आता है आपका यौगिक, जो कि क्या है, कंपाउंड है, जिनमें हम देखते हैं कि इसका स्थायी संगठन होता है, लेकिन इनको हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत इनको आप जो अणु संरचना होती है यौगिक की, वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, और एक तत्व दूसरे तत्व के साथ क्या होता है, जुड़ता रहता है। इसका मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो स्थायी संगठन तो होता है, लेकिन तत्वों को रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे हम एग्जाम्पल बात करें कि ये शुद्ध कैसे हो गए, कि यदि आपने पानी ही लिया है, पानी पूर्ण रूप से यदि 100% क्या है, पानी है, तो उसका अणु सूत्र क्या होता है, H2O होता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में H2O को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में तोड़ सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यौगिक होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं, वो किससे मिलकर बना होता है, तत्वों से मिलकर के बना होता है। अगली बात हम करते हैं कि चीनी हो गई, चीनी को हम बोलते हैं सुक्रोज। सुक्रोज भी क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज का अणु होता है। इसका मतलब कि अब हम इनको चीनी का रूप शुद्ध रूप में हम काम में लेते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि इनको रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त किया जाता है तो इनको तोड़ सकते हैं। और यदि बात करते हैं नमक आपको पता ही है कि NaCl इसका सूत्र होता है, और सामान्यतः घरों में हम टेबल साल्ट के रूप में काम में लेते हैं। नमक NaCl या नमक को हम क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट है। तो इसका यूज भी क्या होता है, कंपाउंड या यौगिक के तरह में काम में लेते हैं। तो हम कहते हैं कि ये भी क्या है, शुद्ध कंपाउंड है या यौगिक है, लेकिन क्या है, शुद्ध पदार्थ है, लेकिन इनको रासायनिक अभिक्रिया में तोड़ा जा सकता है। अब हम बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ या इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर का मतलब जिनमें क्या हो, एक ही तरह के क्या नहीं हो, एक ही तरह के क्या नहीं हो, यौगिक नहीं हो, उसको हम बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ का मतलब ये हो गया कि जब आप देखते हो कि अशुद्ध पदार्थ में हम कहते हैं कि एक सममांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। सममांगी मिश्रण का मतलब हो गया
कि होमोजीनियस और विस्मांगी मिश्रण का मतलब हो गया हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस में हमने देखा था कि होमोजीनियस मतलब सभी अवयव एक ही अवस्था में क्या होता है, एक ही अवस्था या प्रावस्था में होता है, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब कि सभी अवयव एक ही अवस्था में हो या एक ही प्रावस्था में हो तो उसको कहते हैं हम होमोजीनियस। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसको समभांगी मिश्रण को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा हो गया, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब है कि ये क्या है, सत्य विलयन है। मतलब विलयन क्या है, पूर्ण रूप से सही बना है, सत्य विलयन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रू या सत्य विलयन। जैसे आप देखते हो कि हमने बात की थी कि यदि जल में आप क्या करते हो, चीनी घोलते हो, चीनी की मात्रा एक निश्चित मात्रा क्या होती है, चीनी की मात्रा क्या होती है, निश्चित मात्रा इसके अंतर्गत घुलती है, लेकिन आपको ये पता नहीं लगता कि इसमें पानी के अंतर्गत निश्चित मात्रा घुली हुई है, तो ये पानी है या मीठा है, मतलब चीनी घुली हुई है या नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें चीनी होती है वो समान रूप से मिल जाती है। कहने का मतलब चीनी अपना गुण दिखाती है जब आप पानी को चखते हो या टेस्ट करते हो, लेकिन जब पानी को देखते हो तो वो आपको पारदर्शी और रंगहीन ही दिखाई देता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। दूसरी बात ये आती है कि जब समभांगी मिश्रण के अंतर्गत जब आप मिश्र धातु या एलॉय होती है, एलॉय को बोलते हैं हम मिश्र धातु। मिश्र धातु में जब आप मिलाते हो, जैसे कि पीतल बनता है, पीतल किससे बनता है, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक से। जब आप जानते हो कि कॉपर में यदि जिंक मिलाते हैं तो जिंक कॉपर का कलर क्या होता है, आपको पता है, लगभग पीतल के जैसा होता है, लेकिन थोड़ी सी चमक क्या होती है, फीकी होती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि इनके अवयव क्या होते हैं मिश्र धातु के, कि दोनों ही क्या है, धातु है, ठोस अवस्था में है, दोनों को आपस में मिलाया जाता है, तो मिश्र धातु भी किस में आते हैं, समभांगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। तो इस समभांगी मिश्रण के अंतर्गत हम दो भाग में बांटते हैं, सॉल्यूशन और मिश्र धातु। मिश्र धातु का मतलब हो गया कि आपने इसमें सॉलिड में क्या मिला है, सॉलिड ही मिलाया है, मतलब ठोस में आप ठोस ही मिलाते हो। और जब सत्य विलयन की बात करते हो तो इसमें आप यदि चीनी की बात करें तो ये हम इसको सॉलिड रूप में ले सकते हैं, मतलब ठोस अवस्था में ले सकते हैं। लेकिन पानी होता है वो क्या होता है, लिक्विड अवस्था में होता है, तो हम कह सकते हैं कि पानी लिक्विड अवस्था में है और चीनी क्या है, सॉलिड अवस्था में। ट्रू सॉल्यूशन तभी बनता है यदि ठोस में लिक्विड घोल ले, या यदि हम बात करें कि जैसे लिक्विड में यदि आप लिक्विड ही और मिला देते हो तो भी आपका सत्य विलयन नहीं मिलता है। जैसे पानी में आपने क्या मिला दिया, एथेनॉल या एल्कोहल मिला दिया कोई भी, तो वो भी क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन बनाता है। अब हम बात करते हैं आगे कि विस्मांगी मिश्रण है। विस्मांगी मिश्रण में अंतर्गत हम बात करेंगे कि उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो विस्मांगी मिश्रण के अंतर्गत हमारे भाग आते हैं दो कैसे आगे कि इनके सभी अवयव क्या होते हैं, अलग अलग अवस्था में होते हैं। मान लो कि आपने लिक्विड लिया है तो उसमें ठोस मिला दिया, लेकिन वो उसमें घुलता नहीं है, कहने का मतलब उसमें सोल्यूबल नहीं है, तो भी वो क्या हो गया, विस्मांगी मिश्रण हो गया। विस्मांगी मिश्रण में हम देखते हैं कि या तो घुलता है या घुलता नहीं है, या घुलने के बाद भी उसको अलग किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं विस्मांगी मिश्रण। अलग करने के लिए हम देखते हैं दो चीज़ कि एक हमारा बनता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि जिसमें द्रव अवस्था में यदि आप ठोस मिला रहे हो लेकिन उसको आसानी रूप से उसको अलग नहीं किया जा सकता, उसका क्या बन जाता है, कोलाइडल बन जाता है, या हम कह सकते हैं कि इमल्सन बन जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि दूध और फोम क्या कब बनती है, जब हम साबुन का उपयोग करते हैं पानी के अंतर्गत, उससे क्या बनते हैं, जो झाग बनते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फोम बोलते हैं। और जैसे इसको अलग करने के लिए एक विधि होती है जिसको बोलते हैं अभिकेंद्रीकरण विधि, के द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। जैसे आप जानते हो कि दूध से आप क्रीम निकालते हो, क्रीम निकालने का मतलब हो गया कि दूध में से पानी से अलग जो वसा या फैट होती है उसको अलग निकालना हम क्या बोलते हैं, क्रीम बोलते हैं। उस प्रक्रिया के अंतर्गत सेंट्रीफ्यूगेशन नाम, जो सेंट्रीफ्यूगेशन बल होता है उसी के आधार पर अभिकेंद्रीकरण के द्वारा उसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। इसी अनुसार हम देखते हैं कि कोलाइडल सिचुएशन के अंतर्गत हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड मतलब हमारे शरीर के अंतर्गत जो रक्त होता है, उसमें भी क्या होता है, ठोस गोलाकार के रूप में WBC RBC मिलती है, प्लाज्मा भी मिलता है, पानी भी मिलता है,
इसका मतलब है कि वो भी एक कोलाइडल फॉर्म में होता है। उसको आप रक्त को आप कोलाइडल रूप में घुलित अवस्था में लेते हो, लेकिन उसको अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम में किया जाता है। जैसे उसमें प्लेटलेट्स भी मिलती है, तो आप जानते हो कि ब्लड से अलग WBC अलग कर सकते हैं, RBC अलग कर सकते हैं, प्लेटलेट्स को अलग कर सकते हैं, प्लाज्मा को अलग कर सकते हैं। प्लाज्मा के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो पानी आता है, तो पानी से भी हम ब्लड को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये हमारे आते हैं रसायन विज्ञान के अनुसार कोलाइडल सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं इनको कोलाइडल ही बोलते हैं, हमें यही नाम याद रखना है। अब यदि बात करें कि विस्मांगीय मिश्रण के अंतर्गत हम जानते हैं कि सभी अवयव क्या हो, अलग अलग अवस्था में हो, तो दूसरा पार्ट इसका हो जाता है सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब होता है कि दो अर्थ निकलते हैं, तो निस्संदन मतलब तली में बैठना। तो आपको याद रखना है सस्पेंशन का मतलब होता है कि यदि आपने उसको स्थिर अवस्था में छोड़ दिया और उसके ऊपर यदि गुरुत्वीय बल लग रहा है, गुरुत्वीय बल का मतलब हो गया कि यदि वो धरती के ऊपर है तो पदार्थ के ऊपर जो अंदर जो भारी कण होंगे उनके ऊपर क्या लगेगा, गुरुत्वीय बल काम करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, पेंदे में नीचे बैठ जाता है। इसी को निस्संदन या जैसे नीचे बैठना बोलते हैं। जैसे कि आपने पानी के अंतर्गत मिट्टी मिला दी, पानी के अंतर्गत आपने क्या मिला दिया, मिट्टी मिला दी। मिट्टी मिलाते ही क्या होगा कि कुछ जो मिट्टी के तत्व जो घुलनशील होते हैं वो तो उसमें घुल जाते हैं, लेकिन जो मिट्टी के बड़े कण होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो घुलते नहीं हैं, वो एक बार तो समान रूप से बैठ जाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, उस विलयन में नीचे तली के अंतर्गत बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर काम क्या करता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, वो क्या करता है, काम करता है। इसी को हम देखते हैं कि समभांगीय मिश्रण और विषमांगीय मिश्रण। समभांगीय मिश्रण में हमने दो भाग में बांटा। कौन सा, एक हमने कहा था कि जो मिश्र धातु है वो, और दूसरा हमने कहा था जो सत्य विलयन बनता है या ट्रू सॉल्यूशन जो बनता है वो समभांगीय मिश्रण होता है। और यदि हम बात करते हैं कि जब विषमांगीय मिश्रण की बात करते हैं तो इनके अवयव अलग अलग होंगे। अवयव अलग अलग होंगे इसका मतलब है कि इसमें एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा जो हमें दिखने में क्या लिखता है, ट्रू सॉल्यूशन जैसा लगता है। उसको हम साधारण विधियों से अलग नहीं कर सकते, लेकिन जब हम उनको विधि अप्लाई करके उनको अलग किया जा सकता है, वो कहलाती है कोलाइडल। और जो सस्पेंशन या निस्संदन क्रिया होती है उसमें आपको किसी विधि लगाने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ समय तक आप पड़ा रहने देते हो। इसका मतलब है उसके ऊपर गुरुत्वीय बल काम करता है, तो अपने आप वो पदार्थ क्या हो जाता है, तली में बैठ जाते हैं, या क्या आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने का मतलब हो गया कि जब आप पानी के अंतर्गत तेल डालते हो तो हल्का होने की वजह से क्या आ जाता है, वो ऊपर आ जाता है। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि इनको हम अलग अलग डिफाइन कैसे करें। जैसे मैंने आपको ये मिश्रण के दो प्रकार बता दिए, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस, समभांगी और विषमांगी मिश्रण। जब हम बात करते हैं होमोजीनियस में ट्रू सॉल्यूशन होता है और मिश्र धातु एलॉय होती है। हिट्रोजीनियस के अंतर्गत बात करते हैं तो एक सस्पेंशन जो निस्संदन बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, कोलाइडल। निस्संदन या निस्पंदन के बारे में हम कोई आगे अध्ययन नहीं करना, लेकिन हमें ये देखना है कि सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल क्या होता है और सस्पेंशन क्या होता है। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम इनमें देखते हैं कि कणों का आकार क्या होगा, या इनका छानने पर अलग होगा या नहीं होगा, या इसमें से यदि लाइट पास करते हैं तो इसमें से दिखेगा या हमें नहीं दिखाई देगा। और यदि हम देखते हैं कि इसमें टिंडल प्रभाव होगा या नहीं होगा, ब्राउनी गति होगी या नहीं होगी, और इसकी प्रकृति क्या होगी। तो इसे सामान्य रूप से अध्ययन करने के लिए हम काम देखते हैं कि जब आप तीनों का हम देखते हैं कि सस्पेंशन क्या होगा, कोलाइडल क्या होगा और सॉल्यूशन क्या होगा। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब हमने देखा था कि सॉल्यूशन के अंतर्गत हम पानी के अंतर्गत यदि चीनी को डालते हैं तो एक निश्चित मात्रा तक चीनी क्या होती है, घुलती है। जब उसमें आप और ज़्यादा घोलते रहते हो तो वो क्या हो जाती है, नीचे जमने लग जाती है। कहने का मतलब विलयन के अंतर्गत या पानी के अंतर्गत आप एक निश्चित विलायक का मतलब आप चीनी उतनी ही घोल सकते हो, कितनी, जितनी उस पानी विलायक के अंतर्गत अंतर आणविक जो बीच में गैप होता है, या हम कह सकते हैं रिक्त स्थान होता है, वहाँ तक ही घुलता है। वही क्या कहलाता है, हमारा ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन बात ये करते हैं कि आपने जिस विलायक पानी में जो विलायक मतलब जिस विलयन पानी में आपने जो विलायक घोला है, विलायक घोलने का मतलब हो गया कि उसके अणु की संरचना कितनी होनी चाहिए कि उस विलायक में वो क्या हो जाए, विलय वो घुल जाए। इसका मतलब हुआ कि हम देखते हैं कि इनके कणों के आधार पर हम देखते हैं तो पहली बात यह थी कि कण का आकार क्या होना चाहिए,
यदि आप ट्रू सॉल्यूशन बना रहे हो इसका मतलब 100 नैनोमीटर से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब ये नैनोमीटर क्या होता है, इसको आप देखो कि जब आप 1 मीटर की बात करते हो इसका मतलब है 1 मीटर, इसका मतलब है कि आप जानते हो कि 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद यदि आप 1 मीटर की बात करते हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1000 मिलीमीटर। क्या लिख सकता हूँ, मिलीमीटर। यहाँ तक आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हो। कहने का मतलब कि मैं यदि यह लिखूँ कि इसको उल्टा करके लिखूँ कि 1 मीटर इक्वल टू कब बराबर हो जाएगा, जब क्या हो 1 मिलीमीटर हो, 1 मिलीमीटर हो। मैंने इसको लिखने का तरीका बदला है, किस प्रकार कि मैं, आप जानते हो कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। कहने का मतलब कि मैं यदि 1 मिलीमीटर की बात करता हूँ इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यदि 1 मीटर के अंतर्गत 1000 का भाग लगा देता हूँ तो इसका मतलब है कि इसको हम कहते हैं कि 1 मिलीमीटर का भाग हो जाएगा। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका मतलब है कि जब हम देखते हैं कि 1 गुणा ऊपर वाली जो नीचे वाली घात होती है उसको घातांक के रूप में -3 लिखा सकते हैं, क्योंकि 3 0 की पावर 3 का क्या लगा है, भाग लगा है, इसलिए मैंने क्या लिखा इसको -3। तो इसको हम बोलते हैं मिलीमीटर। तो हम कह सकते हैं ये क्या हो गया 1 मिलीमीटर, क्या हो गया मिलीमीटर। अब यदि मैं मीटर में ही यदि बात कर रहा हूँ, क्योंकि लंबाई या हम आकार नापने के लिए हम कह सकते हैं कि कोई भी अणु होता है या परमाणु होता है वो क्या है, सूक्ष्म रूप है। सूक्ष्म रूप है तो हम कह सकते हैं कि उसका आपको गोला होता है, गोले में यदि आप देखते हो कि ये गोलाकार कोई संरचना है तो इसमें आप कण का आकार ऐसे नाप सकते हो कि ये इतना बड़ा है, कितना है, इतना बड़ा है। इसका मतलब ये है कि आपको इसका आयतन क्या को लेना देना नहीं होता, आप इसका क्या देखते हो, व्यास देखते हो या डायमीटर देखते हो कि इसका डायमीटर कितना बड़ा है, उसी को हम कण का क्या मान लेते हैं, आकार मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि कण का आकार इधर से इधर भी इतना ही होगा और इधर से ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं भी कण का आकार कितना होता है, जितना कण का डायमीटर होता है, यह कहने का मतलब उसका व्यास होता है, उतने ही बराबर हम कण की क्या मान लेते हैं कि उसका आकार है। इसका मतलब कि जब आप 1 गुणा 10 की पावर -9 की बात करते हो कि आपने 1 गुणा 10 की पावर 9 मीटर में यदि आप देखते हो तब आपका आता है 1 नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, 10 की पावर -9। मिली का मतलब हो गया 10 की पावर -3 और सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 की पावर -2। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि कुछ एक मात्रा जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा। फिर भी आप एक याद रखो कि 1 गुणा 10 की पावर -10 मीटर होता है, उसको हम बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब ये मापन हमारे आएगा कोशिका में, किस में आएगा, कोशिका में। यदि कोशिका का माप देखते हैं तो वो किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में। अब आप जानते होंगे कि सेंटीमीटर से बड़ा मीटर होता है, मिलीमीटर से बड़ा सेंटीमीटर होता है। क्यों, क्योंकि इसका भी 10वां पार्ट हो गया। यदि हम देखते हैं कि मिलीमीटर से छोटा क्या होगा तो हम कहेंगे नैनोमीटर, और नैनोमीटर से भी छोटा यदि हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम, जिसको हम आगे देखेंगे, जिसमें हम भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको बता दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि कण का आकार 100 नैनोमीटर है। 100 नैनोमीटर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। किसमें, यदि ट्रू सॉल्यूशन बनता है या विलयन बनता है तो जो विलायक में विलय होता है या मतलब विलय जो घुलता है उसका आकार क्या रहना चाहिए, 100 नैनोमीटर से कम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, कम। इसका मतलब है कि ये आपको लेस देन का दिखाता है और ये आपको ग्रेटर देन का दिखाता है। कणों का आकार सॉल्यूशन में क्या होगा, 100 नैनोमीटर से कम होगा। यदि आप कोलाइडल बना रहे हो, कोलाइडल का मतलब जो घुल भी जाए और उनको विशेष विधियों के द्वारा उसको अलग किया जा सकता है। इसका मतलब है कि ये ट्रू सॉल्यूशन के पास ही होता है, लेकिन होता कितना है, 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच इसकी क्या होती है, अणुओं के आकार होता है या कणों का आकार होता है। और सस्पेंशन आप जानते ही हो कि गुरुत्वाकर्षण काम करेगा। इसका मतलब उस
अणु है वो जी की वजह से क्या बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है। इसका मतलब कि इसका मान 100 नैनोमीटर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि कोलाइडल भी इतने में ही बनता है और सॉल्यूशन में भी इतने में बनता है, लेकिन प्रत्येक पदार्थ के घुलने की या उसकी जो विभाजित होने की बात अलग अलग रहती है। इसीलिए कोलाइडल और ट्रू सॉल्यूशन का दोनों का मान क्या मिलता है, लगभग सेम सा ही मिलता है। अब हम देखते हैं कि यदि हम इन विलयन को छानने का मतलब हो गया कि जैसे कि हम पानी को छानने के लिए पहले कपड़े का यूज़ करते थे, क्योंकि कपड़े के अंतर्गत तो महीन छिद्र बनते हैं, ठीक है। आज का हम जानते हैं कि छलनी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी विलयन में से मोटा जो कचरा होता है उसको क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो ये होगी छानने की प्रक्रिया, या हम कह सकते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में यदि बात करते हैं तो सॉल्यूशन होगा, मान लो चीनी और नमक का घोल होता है, वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, मतलब नहीं छान सकते। कोलाइडल मतलब कि मैंने एग्जांपल लिया दूध का, तो दूध को भी आप क्या हो सकता है, नहीं छान सकते, क्योंकि सफ़ेद पदार्थ जो आपको दूध दिखाई देता है उसमें पानी है। उसका मतलब है पानी और सफ़ेद पदार्थ को आप अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतने महीन कण होते हैं। और सस्पेंशन में यदि मैं बात करता हूँ कि आपने पानी के अंतर्गत मिट्टी को डाल रखा है, तो आप कपड़े से छानते हो या महीन फिल्टर पेपर से छानते हो, तो उसमें क्या होगा, मिट्टी होगी वो अलग हो जाएगा और वो उसमें से पानी है वो अलग हो जाएगा। जैसे आप जानते हो कि यदि आप कली युक्त चूना का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, जिसकी हमारी क्या बनती है कि छनाया जाता है फिल्टर पेपर से। इससे क्या होता है कि जो सफ़ेद पदार्थ होता है वो अलग हो जाता है और पानी होता है वो अलग हो जाता है, जिसको हम साधारणतः पुताई में काम में लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, सस्पेंशन, जिसमें क्या कर सकते हैं हम, कणों का क्या हो सकता है, छानने पर अलग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कणों का नीचे बैठना, क्योंकि कण जिसके ऊपर यदि कण इतने भारी हो, या हम कह सकते हैं कि जिनका मास ज़्यादा हो, जिनका मास क्या हो, ज़्यादा हो, मास ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण क्या करेगा, काम करेगा। इसका मतलब है कि कण होगा वो क्या होगा, आप जिस पात्र में ले रखा है उस पात्र के अंतर्गत आपका क्या हो जाएगा, कण नीचे उस मैंदे में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो हम लेते हैं, तो कणों का बैठना सॉल्यूशन में भी नहीं होगा, कोलाइडल में भी नहीं होगा, लेकिन सस्पेंशन में क्या होगा, आप कुछ समय तक रख देते हो तो वो क्या हो जाएगा, नीचे तले में बैठ जाएगा। आगे हम बात करते हैं दृश्यता मतलब आपने गिलास खाली लिया है, उसमें आपने पानी भरा है, आपको आर पार दिखाई देता है, या मतलब पारदर्शी है। तो दृश्यता का क्या रहता है रोल, तो हम देखते हैं कि सॉल्यूशन होता है उसमें पारदर्शी रहता है। क्यों, क्योंकि आपने जल में नमक मिलाए हो, चीनी मिलाए हो, जल का कलर वही रहेगा, मतलब कोई कलर नहीं रहता, लेकिन उसके अंतर्गत आप देखते हो कि उसके आर पार देखा जा सकता है, क्योंकि पानी के आर पार दिखता है, तो इसलिए क्या होता है, पारदर्शी होता है। कोलाइडल की बात करते हैं तो मान लो आपने गिलास के अंतर्गत क्या ले लिया, दूध ले लिया, लेकिन जब आप उसको आर पार देखते हो तो आपको सफ़ेद दिखाई देता है, लेकिन उस दूध की यदि आप पतली फिल्म या पतला क्या कर लो, उसको पतले पात्र में डाल लो, तब आपको हो सकता है कि कुछ दिखाई दे। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि कोलाइडल होते हैं वो क्या होते हैं, अर्धपारदर्शी होते हैं। लेकिन आपने यदि पानी के अंतर्गत क्या कर लिया, रेत ही मिला ली और वो अंदर है, इसका मतलब उसके आर पार आप नहीं देख सकते, क्योंकि उसके कण क्या होते हैं, बड़े होते हैं और प्रकाश को आने जाने नहीं देते, मतलब प्रकाश की पारगम्यता को रोक देते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत आता है हमारा टिंडल प्रभाव। ये टिंडल प्रभाव हम आगे अध्ययन करेंगे, फिर भी मैं आपको बता दे सकता हूँ कि टिंडल प्रभाव का मतलब होता है कि आप यदि प्रकाश की उपस्थिति में देखते हो तो आपको जो महीन कण है वो दिखाई देंगे या नहीं देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ट्रू सॉल्यूशन लेते हो इसमें तो आपको टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप कोलाइडल लेते हो, कोलाइडल का मतलब हो गया जब आप दूध के भरे गिलास के ऊपर यदि आप क्या करते हो, टॉर्च से लाइट डालते हो, मतलब हाई बीम ऑफ लाइट डालते हो। बीम होनी चाहिए, प्रकाश का क्या होना चाहिए, पुंज तंतु होना चाहिए। पुंज होता है प्रकाश का, वो क्या करता है कि आने वाले पथ के अंतर्गत छोटे छोटे जो कण हैं उनको दिखाई देता है। इसका मतलब होता है कि कोलाइडल में भी आपको दिखाई देगा, और सस्पेंशन मतलब जिसमें क्या है, मिट्टी मिली हुई है, मोटे कण है, तो वो भी आपको दिखाई देंगे।
जैसे टिंडल प्रभाव की मैं बात करता हूँ कि यदि किसी कमरे के रोशनदान से यदि थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश आता है तो आपको कमरे में एक बीम टाइप या क्या दिखाई देगी, आपको लाइट की बीम दिखाई देती है। जब आप उसमें देखते हो तो आपको कमरे के अंतर्गत सूक्ष्म कण किसके होंगे, जो हवा के अंतर्गत जो डस्ट उड़ती है या जो कचरा उड़ता है वो आपको मामूली रूप से दिखाई देते हैं। इसी को हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। जैसे यदि बात करें कि घना जंगल है, कहीं पर का पेड़ के बीच टहनियों में से यदि प्रकाश की लाइट नीचे आती है तो उसी से हमें क्या दिखाई देता है, टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। इसका आज का एग्जाम्पल आपको सबसे अच्छी तरह से ये दिखाई देता है कि जब आप देखते हो कि शादी ब्याह पार्टियों में जो लाइट लगी होती है, जो आकाश के अंतर्गत क्या करती है, बीम डालती है, प्रकाश का बीम डालती है, तो आपको पता लगता है कि वो लाइट इधर से लेकर के इधर तक चल रही है या गोल या किस प्रकार से वो चलती है। उसी प्रकार से आपको ऐसा लगता है कि वायुमंडल में, कहने का मतलब आकाश में कोई लाइट डाल रहा है, जिसको हम हाई बीम लाइट बोलते हैं। वही क्या कहलाती है, टिंडल इफेक्ट कहलाती है। तो कोलाइडल में और सस्पेंशन में आपको क्या दिखाई देगी, टिंडल प्रभाव दिखाई देगा। अब अगला वर्ड मैंने लिखा है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति का मतलब क्या होता है कि कोई भी पदार्थ के कण कितने स्वतंत्र है, कोई भी पदार्थ के कण कितने स्वतंत्र है कि वो क्या कर ले, कि पदार्थ के कण है वो क्या कर सकता है, पदार्थ के कण क्या कर सकता है, गति कर सकता है। इसका मतलब हो गया कि ब्राउनी गति का मतलब होता है कि आप जानते हो कि ठोस पदार्थ होते हैं उसमें कण आपस में क्या होते हैं, प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। प्रबल आकर्षण बल के बंधे होने के कारण उनके मध्य गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, लगभग हम कह सकते हैं कि शून्य होता है। इसका मतलब कि वो कण एक दूसरे से जगह से हिल नहीं सकते। इसका मतलब है कि हम देखते हैं कि सॉलिड के अंतर्गत कोई भी ब्राउनी गति या काइनेटिक ऊर्जा हम लगभग क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं। लेकिन जब द्रव अवस्था आती है या गैस अवस्था आती है तो हम कह सकते हैं कि उन अणुओं के बीच में क्या होती है, गति पाई जाती है। गति पाई जाती है तो अणु क्या करते हैं, जिक जैक गति करते हैं, मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि आप जानते हो कि द्रव के अंतर्गत आप किसी पदार्थ को मिलाते हो तो समान रूप से मिल जाता है। और गैस में तो आप जानते हो कि कोई भी यदि सुगंध या इत्र या धूप बत्ती की जो गंध आती है वो क्या होती है, पूरे कमरे में बहुत जल्दी घूम जाती है। इसका रीज़न रहता है कि अणुओं के पास उसकी क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा की वजह से वो क्या दिखाते हैं, ब्राउनी गति दिखाते हैं। जब हम इसके ऊपर देखते हैं कि ब्राउनी गति के अंतर्गत यदि आप देखते हो कि इसमें कणों के आकार और ब्राउनी गति की बात करते हैं तो क्या होता है कि सॉल्यूशन में आप यदि देखते हो कि ब्राउनी गति करेगा या नहीं करेगा, तो आपने जल के अणु लिए, साथ में आपने क्या मिला दिया, नमक या चीनी मिलाई, उसके भी कण क्या है, महीन है। इसका मतलब है कि वो ब्राउनी गति दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपने सॉल्यूशन के अंतर्गत जो सोल्यूट मिलाया है, मतलब विलय मिलाया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये ब्राउनी गति दिखाते हैं या नहीं दिखाते। लेकिन कोलाइडल के अंतर्गत हम देखते हैं कि अणु या जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच में। तो वो क्या होते हैं कि इधर उधर घूमते रहते हैं। जैसे यदि मैं बात करता हूँ कि दूध है, दूध को यदि आप पानी मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, दूध और पानी का मिक्सचर क्या होता है, समान होता है। इसका मतलब कि जब आप देखते हो कि यदि आप 1 गिलास पानी के अंतर्गत 1 बूंद दूध की डालते हो तो वो समान रूप से क्या हो जाती है, उसमें मिल जाती है। और इसी कारण से क्या होते हैं, कोलाइडल होते हैं, वो क्या दिखाते हैं, ब्राउनी गति को दिखाते हैं। और यही बात आती है कि हम सस्पेंशन की बात करते हैं। जब हम सस्पेंशन की बात करते हैं, जो विलयन बैठता है, उसी में भी क्या होता है कि अणु होते हैं वो क्या होते हैं, पानी की वजह से ब्राउनी गति को शो करते हैं या दिखाते हैं। अब हमने बात की थी कि इनकी सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन की प्रकृति में हमने देखा था कि हमने इसको अलग अलग बांटा था। कैसे कि सॉल्यूशन होता है वो सममांगी मिश्रण होता है, कोलाइडल होता है वो समांगी होता है, और सस्पेंशन होता है वो भी क्या होता है, विषमांगी होता है। इसका मतलब कि सॉल्यूशन जो भी बनेगा वो होमोजीनियस, और ये क्या होगा, हेट्रोजीनियस, और ये भी क्या होगा, हेट्रोजीनियस। आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जब हम सॉल्यूशन की, कोलाइडल की और सस्पेंशन की बात करेंगे तो ये तीनों अलग अलग रूप में पढ़ेंगे या इनको देखेंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि
आगे वाली बात में हम ऐसे करेंगे कि सॉल्यूशन का पार्ट अलग लेंगे और कोलाइडल का अलग लेंगे, और सस्पेंशन में कुछ हमें पढ़ने लायक होता नहीं है। जी धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।